वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं और अब एक हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है जिसमें हमारी 10 क्लास वाली सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम वो 10 इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं जिनसे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं कंटेंट के। तो ये सीरीज़ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसी में आज हमारी क्लास 7th है और ये क्लास अब तक की सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें हम टॉपिक देखने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल, धातु एवं अधातु। ये टॉपिक ऐसा है कि जिससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिले थे 2021 में, और कुछ शिफ्टों में तो एक एक ही सेट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन भी देखने को मिले मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर से। तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चैप्टर को अगर आप कर जाती हैं तो डेफिनेटली 1 से 2 नंबर जो हैं वो आपके पक्के होंगे। तो ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ में धातु और अधातु, मटेरियल में मेटल और नॉन मेटल। देखिए, ये जो धातु और अधातु होते हैं इनकी पहचान कैसे होती है। अगर हम साइंस के टर्म में बात करें तो इनकी पहचान 2 तरीके से होती है। एक होती है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण, और एक होते हैं इनके केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण। और इन्हीं किसी के गुण के बेसिस पर ही हम उसकी पहचान करते हैं ना। जैसे कोई वस्तु है, कोई इंसान है, उसकी पहचान हम कैसे करते हैं? उसके गुणों पर। सेम ऐसे ही कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन धातु है और कौन अधातु है, उसकी पहचान हम कैसे करते हैं? उनकी प्रॉपर्टी से। और वो प्रॉपर्टी जब साइंस के टर्म में बात करते हैं तो वो 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसे हम भौतिक गुण बोलते हैं, और एक आपकी रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके बेसिस पर हम कैटेगराइज जो है वो मेटल और नॉन मेटल को करेंगे। तो सबसे पहले जो मेटल और नॉन मेटल कैटेगराइज करते हैं उनकी पहचान होती है, वो हम देखने वाले हैं उनके भौतिक गुणों पर, और फिर हम देखेंगे रासायनिक गुणों पर। देखिए, हमने बहुत सारे सब्सटेंस देखे हैं अपनी लाइफ में। कुछ मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं, कुछ धातु हैं, कुछ अधातु हैं। लेकिन उनको पहचानेंगे कैसे कि कौन सा धातु है, कौन सा अधातु है? तो वो हम उनको उनकी करेक्टरिस्टिक्स, जो उनके गुण हैं, उनके आधार पर ही उनको पहचान पाते हैं। और वो कौन से गुण होते हैं? या तो वो फिजिकल होगा या वो केमिकल चेंज होगा। तो याद रखेंगे, अगर कोई भी मेटल या नॉन मेटल के बारे में बताना है तो हम वो उनके गुणों से, और कौन से गुण, फिजिकल या केमिकल, उनके गुणों के बेसिस पर ही हम बता पाएंगे कि कौन सा जो मटेरियल है वो आपका मेटल है या नॉन मेटल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर कैसे आप पहचानेंगे कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, और उन्हीं के बेसिस पर आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे आपने बहुत सारे बार देखा होगा, बहुत से जो काम करने वाले लोग होते हैं जिनकी लोहे की दुकान होती है, वो लोहे को बहुत बार पीटते हुए देखा होगा, लोहे को मारते रहते हैं। एल्युमिनियम की आपने पतली पतली शीट देखी होंगी। आप जो खाना लेकर जाते हैं लंच में, उसमें एल्युमिनियम की फॉइल जो है वो कितनी पतली होती है। तो वो क्या कर रहे हैं, कुछ सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं, पीट रहे हैं। पीटने से क्या हो रहा है, उनकी शीट बन पा रही है लंबी लंबी, जैसे आयरन की बहुत लंबी लंबी प्लेन प्लेन शीट बन जाती हैं, जिससे वो क्या कर रहे हैं, उनकी जो शेप है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी को पीटते हुए देखा है कि वो लकड़ी को पीट रहे हैं, मतलब लकड़ी को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, लकड़ी तो टूट जाती है, वो फैलती थोड़ी है। जैसे कोयला हो गया, कोयला भी क्या होता है, बीच में से जैसे उस पर अगर आप कोई हथौड़ा मारेंगे वो टूट जाएगा, वो फैलेगा थोड़ी। लेकिन लोहा क्या होता है, आयरन क्या होता है, जब आप उसको पीटते हैं तो वो टूटता नहीं है, वो पिचक जाता है और फैल जाता है, शीट में बदल जाता है। ऐसे ही एल्युमिनियम के साथ होता है, जबकि कोयले और लकड़ी के साथ ऐसा नहीं होगा। तो इन्हीं के बेसिस पर हमने डिफाइन कर दिया कि जो मेटल होते हैं ना, जो धातु होते हैं, जैसे आयरन और एल्युमिनियम हो गए, ये मेटल हैं, और ये जो कोयला और लकड़ी है ये आपके नॉन मेटल हैं, ये अधातु हैं। तो यहाँ से हमें पता चला, कुछ प्रॉपर्टी पता चली, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण पता चले कि जो आयरन और एल्युमिनियम है ना, इनको पतली पतली शीटों में कन्वर्ट करा जा सकता है। तो मोस्टली जो मेटल होती है ना, उनको बीट करके, उनको मार कर किस में कन्वर्ट करा जा सकता है, शीट में कन्वर्ट करा जा सकता है। और यही जो क्वालिटी होती है, इसी क्वालिटी को सब्सटेंस की हम क्या बोल देते हैं, मैलेबिलिटी बोल देते हैं। कभी कभी पूछ लेगा आपसे कि एल्युमिनियम की पतली पतली शीटें होती हैं, वो एल्युमिनियम का कौन सा गुण होता है? तो वो एल्युमिनियम का मैलिएबिलिटी होती है, आघात वर्धनता वाला गुण होता है। ये प्रॉपर्टी बेसिकली कौन शो करते हैं? ये प्रॉपर्टी मेटल, जो धातु होते हैं, वो शो करते हैं। नॉन मेटल ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने, कोयला और वुड, अगर आप उनको पीटेंगे, बाकी चाहे आप
सल्फ़र ले लीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए, वो सब नॉन मेटल हैं, आयोडीन ले लीजिए, वो सब नॉन मेटल हैं, उनको पीटने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो उस स्टेट में पाए ही नहीं जाते हैं जिनको उनको पीट के फैलाया जा सके। तो ये जो पीट कर फैलाने वाला गुण होता है जिसमें वो शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये हमको मेटल के अंदर देखने को मिलता है, धातुओं के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन जैसा होता है एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, तो यहाँ पर एक्सेप्शन है मरकरी, क्योंकि मरकरी जो रूम टेम्परेचर पर ही होता है ना, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसको पीटेंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है। तो मेटल जनरली मेटल के अंदर आपको मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पर मरकरी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर फिर से कुछ मेटल की बात हो रही है कि जैसे जो आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, ये सब क्या है, ये सब मेटल हैं, ये सब धातु हैं। तो ये जो धातु होते हैं, जैसे गोल्ड को आपने देखा होगा कितनी सारी ज्वेलरी उससे बनती है, तो इससे हमको पता चलता है कि गोल्ड को हम स्ट्रेच कर सकते हैं, उसको खींच सकते हैं। कॉपर के आपने कितने पतले पतले तार देखे होंगे, लंबे लंबे, इट मीन्स हमको पता चलता है कि कॉपर को हम बहुत लंबा खींच सकते हैं। तो ये जो खींचने की, स्ट्रेच करने की प्रॉपर्टी है, ये भी हमें धातु मेटलों में देखने को मिलती है, और इनके ही थ्रू हम क्या बनाते हैं, वायर बनाते हैं। और जो ये धातु के अंदर इस तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती है जिनसे हम उनको खींच सकते हैं, स्पेशली ध्यान रखेंगे कॉपर, गोल्ड और आयरन, एनसीईआरटी में इन्हीं का जिक्र हुआ है। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है आपकी डक्टिलिटी, जिसे हम तन्यता बोलते हैं, और यही प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है किसके अंदर, धातुओं के अंदर, मेटल के अंदर। तो मेटल के अंदर मैलिएबिलिटी और तन्यता वाली जो प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी वाली जो प्रॉपर्टी है, वो देखने को मिलती है। अब यहाँ पर सिंपल सा एक्सप्लेन कर दिया गया है कि कुछ सब्सटेंसेस, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं। अब देखिए आयरन था, गोल्ड था, कॉपर था, ये एल्युमिनियम था, ये सब हार्ड हैं, ये सब कठोर हैं। तो ये जो कठोर वाली प्रॉपर्टी है ना, ये मेटल, ये धातु के अंदर देखने को मिलती है। जो सब्सटेंसेस ज़्यादातर हार्ड होंगे, शाइनी होंगे, चमकदार होंगे, मैलिएबल होंगे, वही क्या करेंगे, जब मारेंगे तो वो शीट में बदल जाएंगे, डक्टाइल होंगे, खिंचेंगे, स्ट्रेच होंगे, और वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होंगे। आप जनरली देखेंगे आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, तभी तो वायर वगैरह जो होते हैं उनमें इनका प्रयोग करा जाता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमें जनरली मेटल्स में देखने को मिलती हैं, और यही हमारे मेटल्स हो जाएंगे। अगर कोई पूछे धातु क्या है, उनके गुणों के आधार पर ही तो हम बताएंगे। तो जो सब्सटेंस हार्ड हैं, शाइनी है, मैलिएबल है, मतलब आघातवर्धनीय है, डक्टाइल है, तन्यता है, कंडक्टर ऑफ हीट, ऊष्मा और जो विद्युत हैं उसके चालक हैं, वो सारी प्रॉपर्टी हमें मेटल, धातु के अंदर को देखने को मिलती है। और ऐसे ही पदार्थ, ऐसे ही मटेरियल हमारे क्या कहलाते हैं, मेटल कहलाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया है, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, ये सब ध्यान रखेंगे, यही एनसीईआरटी में जिक्र हुआ है। बहुत सारे मेटल आपको याद नहीं रखने, इंपॉर्टेंट मेटल, इंपॉर्टेंट धातु याद रखने हैं, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे आपके मेटल के अंदर ही आती हैं। जबकि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होंगे जो इससे अपोजिट प्रॉपर्टी शो करेंगे, जो वो हार्ड नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर कोयले की बात हो गई है, यहाँ पर आपकी आयोडीन की बात हो गई है, ब्रोमीन की बात हो गई है, वो सब नॉन मेटल है। नाइट्रोजन की बात हो गई, गैसेस वाली जो ज़्यादातर होते हैं वो सब नॉन मेटल में आते हैं, तो वो हार्ड नहीं होते, ना ही वो शाइनी होते हैं, ना ही उनमें मैलिएबल या डक्टाइल की प्रॉपर्टी पाई जाती है, ना ही वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी हैं। तो जिनमें ये फीचर नहीं है, इनके अपोजिट हैं, वो आपके नॉन मेटल हो जाते हैं। जैसे सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, गैसेस वाली सारे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये सब क्या है, ये आपके नॉन मेटल है। आयोडीन हो गया, वो आपका नॉन मेटल है। सल्फर इंपॉर्टेंट है, सल्फर जो है वो आपका नॉन मेटल है। कार्बन आपका नॉन मेटल है। और फॉस्फोरस, ये याद रखेंगे, स्पेशली कुछ ही याद रखने हैं जिनका जिक्र एनसीईआरटी में, सिर्फ वही याद रखना है। सल्फर और फॉस्फोरस भूल मत जाना। सल्फर, फॉस्फोरस दोनों के दोनों क्या है, नॉन मेटल हैं, अधातु हैं। ऑक्सीजन, कार्बन, ये सारे के सारे अधातु ही होते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गए होंगे कुछ इंपॉर्टेंट धातु और कुछ इंपॉर्टेंट अधातु, उनकी प्रॉपर्टीज़, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन करी। देखिए कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो मेटल ना होकर, ना नॉन मेटल होकर, वो क्या होते हैं, वो आपके मेटलॉइड होते हैं। क्या होते हैं, मेटलॉइड होते हैं। तो कुछ मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ मेटलॉइड के, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक। बेसिकली ये आप याद रख लीजिए, ना ये मेटल है ना ये नॉन मेटल है, ये क्या है, मेटलॉइड हैं। सिलिकन, अगर सिलिकन आ जाए, ठीक है, जो चप्पलें वगैरह होती हैं, जो चिप वगैरह होती हैं, वो सिलिकन की बनी होती हैं। सिलिकन हो गया, बोरॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये आपके ना तो मेटल है ना नॉन मेटल है, ये क्या है, ये आपके मेटलॉइड हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन चीज़ें बताई गई हैं। मैंने आपको गुण बता दी कि जो हार्ड हैं, शाइनी हैं, मैलिएबल हैं, डक्टाइल हैं, वो सारे के सारे मेटल हैं, वो धातु हैं, और उसके विपरीत जो हैं वो अधातु हैं। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं कि जो सोडियम और पोटाशियम होते हैं ना, ये दोनों के दोनों मेटल ही होते हैं। क्या
होते हैं? ये आपके मेटल हैं, ये धातु हैं, लेकिन ये हार्ड नहीं है, ये सॉफ्ट मेटल हैं। तो अगर एक्सेप्शन याद रखने हैं तो याद रखिएगा, सॉफ्ट मेटल जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ सॉफ्ट मेटल भी होते हैं एक्सेप्शन के तौर पर, जो आपके सोडियम और पोटाशियम होती हैं। और ये सोडियम और पोटाशियम जो होते हैं ना, दोनों मेटल बहुत रिएक्टिव होती हैं। ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि ये बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेते हैं पानी के साथ, तो इनको कैरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। एयर के साथ भी बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेते हैं, इसलिए इनको कैरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है। कौन? सोडियम और पोटाशियम को। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं डायमंड की बात करूँ, देखिए जो नॉन मेटल हैं, जब मेटल हार्ड हैं तो उनके अपोजिट नॉन मेटल क्या होते हैं? वो जनरली हार्ड नहीं होते। लेकिन डायमंड तो आपका कार्बन का फॉर्म है, तो वो नॉन मेटल होता है, वो तो हार्ड होता है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। तो ये भी एक्सेप्शन के तौर पर काम कर रहा है कि नॉन मेटल जो होते हैं वो जनरली हार्ड नहीं होते, लेकिन डायमंड जो है वो नॉन मेटल में आएगा और वो तो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। उसके बाद बिस्मिथ, ये लेड, ये क्या है? ये गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि दोनों के दोनों क्या है? मेटल हैं। और मेटल के बारे में हमने पढ़ा था कि वो गुड कंडक्टर होते हैं, अच्छे चालक होते हैं विद्युत और इलेक्ट्रिक उसके ऊष्मा के। लेकिन यहाँ पर जो बिस्मिथ है, जो लेड है, ये गुड कंडक्टर नहीं है, बट दे आर मेटल। क्योंकि वो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन तो हर जगह होंगे, तो ये जो एक्सेप्शन पॉइंट है ये आप याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। अब देखिए, ब्रोमीन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। मोस्टली यहाँ पर गैसेस ही होती है नॉन मेटल में, तो ब्रोमीन आपका एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। ये क्वेश्चन बना है पीछे भी, तो अगर याद रखिए ब्रोमीन, और अब आपको पता चल गया ब्रोमीन क्या है, आपका एक नॉन मेटल है, वो लिक्विड फॉर्म में ही, आपका द्रव अवस्था में ही जो है वो पाया जाता है। अब देखिए, इसके अलावा एक और एक्सेप्शन पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ से एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनता है, एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है आयोडीन का, और आयोडीन क्या है? वो आपका नॉन मेटल है। याद रखेंगे, आयोडीन क्या है? नॉन मेटल है। तो एक जो पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है, जिसे हम अपने वूंड वगैरह पर अप्लाई करते हैं, जिसे बिटाडीन बोलते हैं, ठीक है, वो पर्पल कलर का एक सॉल्यूशन होता है। जब चोट वगैरह लग जाती है, घाव वगैरह लग जाता है, तो उसको यूज़ करा जाता है घावों के लिए, वूंड के लिए। तो उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा नॉन मेटल का प्रयोग होता है, तो आप याद रखेंगे वहाँ पर आयोडीन नाम के नॉन मेटल का जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो ये सारा हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली मेटल और नॉन मेटल की। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर आप कैसे पहचानेंगे कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने इससे पहले भी आपको समझाई थी। जो मेटल होते हैं वो मेटल के ऑक्साइड्स बनाते हैं, जो जनरली बेसिक होते हैं नेचर में। और जो नॉन मेटल होते हैं वो भी ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, जो जनरली एसिडिक होते हैं नेचर में। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर भी हम पहचानते हैं कि कौन सा सब्सटेंस आपका मेटल होगा या कौन सा सब्सटेंस आपका नॉन मेटल होगा। सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। देखिए, जो मेटल होते हैं, जो धातु होते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे मैग्नीशियम आपका क्या है? मेटल है, धातु है। ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और मेटल का ऑक्साइड बना लेता है। मतलब मैग्नीशियम मेटल ही तो है, मेटल का ऑक्साइड बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO। Mg की जब ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई, यहाँ पर भी 2Mg होगा, तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया 2MgO। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब यहाँ पर यही तो लिखा था, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे ये कर रहा है, तो वो बनाएंगे क्या? मेटल ऑक्साइड। और मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं ना, वो बेसिक होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं? वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, वो बेसिक होते हैं। और बेसिक क्या करते हैं? लाल को नीला कर देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार बने हैं, इंपॉर्टेंट है। मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो इसने ऑक्साइड बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मेटल का एक ऑक्साइड बनाया। और ये जो मेटल का ऑक्साइड बना है, ये बेसिक होगा नेचर में। और जो बेसिक होते हैं नेचर में, वो लाल को नीला कर देते हैं, जो लिटमस पेपर होता है। इसके अलावा अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं, अधातु की बात करूं, तो भैया वो भी मेटल के ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, वो थोड़ी पीछे रह जाएंगे, वो भी मेटल के ऑक्साइड बनाते, नॉन मेटल के ऑक्साइड बनाएंगे, अधात्विक ऑक्साइड बनाएंगे वो भी। लेकिन उनकी प्रवृत्ति कैसी होगी, उनका नेचर कैसा होगा? उनका नेचर एसिडिक होता है। और जो एसिडिक होते हैं वो नीले को लाल कर देते हैं लिटमस पेपर पर। इस तरह के क्वेश्चन अभी आगे आपको देखने को मिलेंगे।
तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई भाई मेटल की और नॉन मेटल की, समझ में आ गई आपको अच्छे से। और यहाँ पर एग्जांपल भी दिए हैं, जैसे ये आयरन है, ये आपका क्या है, ये मेटल है, धातु है। अब ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बेसिकली यहाँ पर जो इन्होंने बता दिया ना, यहाँ पर ये पूरा वो बता दिया कि आयरन पर जब जंग लगता है, देखिए जो आयरन होता है जब उसको आप खुला छोड़ देंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन होगी और कुछ नमी होगी, तो वो जल होगा। नमी क्या है, जल है, H2O। तो जब आयरन खुला छोड़ेंगे ऑक्सीजन में और नमी में तो वो बना लेगा क्या, FeOH2, जो कि आपका एक आयरन का ऑक्साइड होता है, Fe2O3, जिसे ही हम आयरन का ऑक्साइड बोलते हैं। जो हमारी जंग बनती है वो यही होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्पल को हल्के में मत लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो जो जो पॉइंट बता रहे हैं एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर इसको ये समझ में आ गया, जो मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड्स बनाते हैं, और वो ऑक्साइड कैसे होते हैं, मेटल के बेसिक होंगे और नॉन मेटल के एसिडिक होंगे। अब देखिए ये जो मैग्नीशियम है ना, इसको थोड़ा सा आगे और देखते हैं कि जो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा तो इसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाई। अब यही मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब मैं पानी में डाल दूंगी तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो फॉर्म करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ पर लिख दिया है। ये देखिए यहाँ पर ये पॉइंट बता दिया गया है। ये जो मैग्नीशियम का रिबन है, ये पूरा एनसीईआरटी में दिया कि एक मैग्नीशियम का रिबन जो है हम लेकर गए आग के पास, तो वो एयर से रिएक्ट करा तो उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ऐश के फॉर्म में क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो फॉर्म करा। अब ये जो ऐश के फॉर्म में, देखिए ऐश मतलब राख, मैग्नीशियम का एक पेपर जो है, समझ लीजिए हम आग के पास लेकर गए और आग में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट करा तो उसने क्या बना लिया, ऐश बना लिया, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये जो राख बनी, ऐश बनी, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम जल में डालेंगे, पानी में डालेंगे, जलने के बाद तो वो फॉर्म करेगा क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर फॉर्म होता है। और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये बेसिक होता है नेचर में, और बेस क्या करते हैं, लाल को नीला कर देते हैं। तो पूरा मैग्नीशियम की पूरी रिएक्शन समझ में आ गई होगी। मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से हुई तो इसने फॉर्म करा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि आपकी किस फॉर्म में होती है, ऐश की फॉर्म में होती है, राख की फॉर्म में होती है। फिर इसकी पानी से रिएक्शन कराई H2O के साथ, तो इसने भैया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो फॉर्म कर लिया, जो कि बेसिक होता है नेचर में। अब यहाँ पर मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो मैग्नीशियम के बारे में एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये भी याद रखिए कि जो समुद्र का जल होता है उसमें जो मैग्नीशियम होता है वो अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और यही मैग्नीशियम जो है आपका हरी पत्तियाँ, जो हरी सब्जियाँ होती हैं उनमें भी पाया जाता है। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया है, और ये एग्जाम्पल भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब कॉपर के बर्तन को, कॉपर की बात हो रही है यहाँ पर, Cu मतलब कॉपर, जब कॉपर के बर्तन को, जैसे आयरन को बहुत लंबे समय तक अगर हम ऑक्सीजन और में मतलब बाहर रख देंगे, ऑक्सीजन और नमी में रख देंगे तो वहाँ पर जंग लग जाती है। सेम ऐसे ही जब आप कॉपर को, कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखते हैं तो उस पर हल्की हरी रंग की परत जम जाती है, और वो जो हल्की हरे रंग की परत होती है वो किसकी होती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट 4 टाइम बन चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब कॉपर को लंबे समय तक आप ऑक्सीजन मतलब बाहर रखेंगे, ऑक्सीजन और जल तो वहाँ ऑटोमेटिक हो जाएगा, नमी बनती है, तो वहाँ पर हल्के हरे रंग की परत जो है फॉर्म होती है। और वो हल्के हरे रंग की परत किस किस की होती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 और कॉपर कार्बोनेट CO3, इसका जो मिश्रण है वो वहाँ पर बन जाता है। तो याद रखेंगे कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का जो मिश्रण है वो बनता है हरे रंग का, जो कि एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सल्फर का भी दिखाया है। जो सल्फर होता है वो आपका क्या है, वो नॉन मेटल है। जैसे मेटल की कुछ एग्जाम्पल दिए यहाँ पर रिएक्शन में, जैसे मैग्नीशियम था, आयरन था, कॉपर था, ये सारे के सारे मेटल थे, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर कर यहाँ पर पूरा समझाया कि क्या क्या ये फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर हरे रंग की परत फॉर्म हो रही है, यहाँ पर जो है लोहे पर जंग लग जा रही है, और यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बन रहा है। सेम ऐसी नॉन मेटल के बारे में भी तो बताएंगे। तो जो रिएक्शन है, और बताया था कि नॉन मेटल भी भैया रिएक्ट करते हैं,
तो नॉन मेटल है यहाँ पर सल्फर। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी 2 से 3 बार बना है। नॉन मेटल है यहाँ पर सल्फर, और जब इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो फिर से क्या होगा, यहाँ पर भी ऑक्साइड बनेगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा भी है, ये बन गया आपका सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर की रिएक्शन जब आपने किससे कराई, ऑक्सीजन से कराई, तो ये बना क्या आपका सल्फर डाइऑक्साइड। अब यही सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन जब जल से होती है तो ये फॉर्म करता है सल्फ्यूरस अम्ल। ये क्वेश्चन भी बहुत बार बना है। सल्फ्यूरस अम्ल मतलब H2SO3, ये क्या फॉर्म करेगा, ये सल्फ्यूरस अम्ल जो है फॉर्म करेगा। और सल्फ्यूरस अम्ल जो है यहाँ पर ये नॉन मेटल है, और नॉन मेटल कैसे होते हैं, वो एसिडिक नेचर में होते हैं। और आपको पता है जो एसिडिक नेचर के होते हैं वो क्या करते हैं, वो लाल पत्र को नीले पत्र को लाल कर देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर नॉन मेटल का भी दे दिया है कि जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, और उसी सल्फर डाइऑक्साइड की जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वहाँ पर वो सल्फ्यूरस अम्ल जो है वो बनाता है, जिसे हम H2SO3 बोलते हैं। पूरा NCERT में एक्सप्लेन करा गया है कि एक जार में जो है सल्फ़र जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, तो वहाँ पर जार के अंदर फिर उसको ढक दिया गया, फिर वहाँ पर पानी डाला गया, इस तरह से कुछ बताया गया है NCERT में। यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है। तो आपका सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3 जो है वहाँ पर फॉर्म होता है, जो कि आपका कैसा नेचर में होगा, वो आपका एसिडिक होगा नेचर में। और एसिडिक क्या करते हैं, नीले को लाल कर देती हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पर कैल्शियम की रिएक्शन है। अब देखिए कैल्शियम नॉन मेटल नहीं है, कैल्शियम तो आपका मेटल है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी NCERT में बताई गई है, इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो कैल्शियम होता है ना, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसे हम बोलते हैं क्या, क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। जब ये कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म करा, इसकी जब हमने जल से अभिक्रिया कराई तो ये फॉर्म करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लेक्ड लाइम या लाइम्ड वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लेक लाइम या लाइम वाटर, और इसे बोल लेते क्विक लाइम। समझ में आया यहाँ पर कि कैल्शियम की ऑक्सीजन से अभिक्रिया तो कैल्शियम का ऑक्साइड बन गया, और फिर उसकी जल से अभिक्रिया कराई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करे जाएंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा। और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, इनसॉल्यूबल होता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि जो वाटर है वो मिल्की हो गया है, दूधिया जो पानी है वो वहाँ पर वो कन्वर्ट हो जाएगा, और केमिकल जो फॉर्म हुआ वो यहाँ पर आपका कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ, जो कि मिल्की नेचर का होता है। और ये इनसॉल्यूबल होता है, कैसा होता है, इनसॉल्यूबल होता है, तभी जो पानी है वो हमें दूधिया लगता है। लेकिन अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाती चली जाऊंगी तो यहाँ पर ये जो मिल्की सॉल्यूशन बना है ये फिर वहाँ से हट जाएगा, क्योंकि ये इनसॉल्यूबल की जगह वहाँ पर फिर सॉल्यूबल हो जाता है। कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करने के लिए भी हम कैल्शियम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुलबुले बनते हैं जो कि प्रेजेंस दिखाते हैं किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। तो ये पूरी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे कैल्शियम से आपका कैल्शियम ऑक्साइड बना, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, और फिर कैसे आपने इससे कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराकर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो फॉर्म कर लिया। ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑक्सीजन के साथ कैसे कैसे रिएक्शन जो हैं वो हो रही हैं, ये सारी रिएक्शंस आपके एग्जाम में बनी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं रिएक्शन विद वाटर कैसे भैया जो मेटल और नॉन मेटल हैं, धातु और अधातु हैं, जैसे हमने उनकी भौतिक प्रॉपर्टी देखी है वैसे हम उनकी रासायनिक प्रॉपर्टी भी देख रहे हैं। तो कैसे वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। जो मेटल होते हैं वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो वहाँ पर निकलती है। तो याद रखेंगे, मेटल जो है वो पानी के साथ, जो धातु हैं वो पानी के साथ अभिक्रिया करेंगे, मेटल के ऑक्साइड बनाएंगे, और साथ में हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन बनेगा, मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म विच गैस, हाइड्रोजन गैस जो है वहाँ पर फॉर्म होती है। और यहाँ पर आपको याद रखना होगा जो नॉन मेटल होते हैं, जनरली जो नॉन मेटल होते हैं वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब कभी क्या करेगा, 4 स्टेटमेंट दे देगा, आपसे पूछेगा कि बताइए नॉन मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी है। तो नॉन मेटल की यही प्रॉपर्टी है कि नॉन मेटल जो होते हैं वो पानी के साथ जनरली शब्द लिखा हुआ है, हमेशा नहीं, जनरली जो है वो पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते, जो आपके अधातु होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं पानी के, कैसे कैसे कुछ
इंपॉर्टेंट मेटल जो होते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम जो होता है बहुत रिएक्टिव मेटल होता है, सोडियम और पोटाशियम, ये बहुत रिएक्टिव मेटल है, बहुत रिएक्टिव धातु है, जिसे जो पानी के साथ और ऑक्सीजन के साथ, बहुत पानी में ऑक्सीजन है H2O है ना, तो वो बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है पानी और ऑक्सीजन के साथ, इसीलिए हम इसको कैरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं। अगर क्वेश्चन बन जाए सोडियम हो या पोटाशियम, दोनों, सोडियम या पोटाशियम, दोनों के दोनों बहुत रिएक्टिव हैं पानी के साथ भी और ऑक्सीजन मतलब एयर के साथ भी, ये पानी और एयर के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए हम सोडियम और पोटाशियम को कैरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं। सोडियम रिएक्ट करता है पानी के साथ और फॉर्म करता है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में आपको बता तो दिया ही है, जब पानी के साथ रिएक्शन होती है मेटल की तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो तो बनती ही बनती है। जैसे सोडियम की रिएक्शन कराई हमने पानी के साथ, तो वहाँ पर भैया सोडियम का हाइड्रोक्साइड बना और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है H2 गैस जो है वो भी वहाँ पर निकलेगी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सोडियम का क्वेश्चन बनेगा, क्यों हम उसको जल में या हवा में नहीं रखते, क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव है, वहाँ पर आग लग जाती है, इसलिए ही हम उसको कैरोसिन के तेल में डुबा कर रखते हैं। तो नॉन मेटल जो हैं वो रिएक्ट करते हैं एयर के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर जो याद रखेंगे, फॉस्फोरस का उदाहरण आपको याद रखना है, ये बहुत रिएक्टिव, फॉस्फोरस जो है वो आपका नॉन मेटल है, मेटल की बात तो ऊपर हो गई, अब नॉन मेटल अधातु की बात कर रहे हैं। फॉस्फोरस जो होता है ना वो आपका नॉन मेटल है, अधातु है, और ये हवा में बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत आग पकड़ लेगा अगर इसको आप हवा में लेके जाएंगे। वेरी रिएक्टिव एंड प्रोड्यूस हीट इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में ये बहुत हीट, उष्मा जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसी वजह से इस नॉन मेटल को हम पानी में जो है कैप्ट कर कर रखते हैं। अगर क्वेश्चन बने कौन सा नॉन मेटल है जिसको हम पानी में कैप्ट कर कर रखते हैं, क्योंकि नॉन मेटल तो जनरली पानी से रिएक्शन देते ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको पानी में कैप्ट कर कर रखते हैं, क्योंकि जो फॉस्फोरस है वो एयर से बहुत जल्दी रिएक्शन करता है और इसी वजह से हम इसको पानी में कैप्ट करते हैं। तो फॉस्फोरस नॉन मेटल का भी याद रखेंगे। अब हम देखेंगे इनकी रिएक्शन विद एसिड और बेस। ये जो मेटल होते हैं, ये जो धातु होते हैं, चाहे आपका कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब मेटल है, ये सब धातु हैं। ये जो मेटल होते हैं एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। क्वेश्चन बनेगा मेटल जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो बताइए क्या फॉर्म करते हैं, तो वो सॉल्ट फॉर्म करते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वहाँ पर प्रोड्यूस होती है, वो भी किसके साथ, पॉप की ध्वनि के साथ, ऐसे पप इस तरह की ध्वनि जो है वहाँ पर उत्पन्न होती है। कभी बनेगा क्वेश्चन कि पॉप की साउंड किसे रिप्रेजेंट करती है, हाइड्रोजन गैस को रिप्रेजेंट करती है, कब, जब मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी दिए हैं कि जो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम होते हैं ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे होते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, इसी वजह से ये जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए ये एसिड के साथ जो है वहाँ पर रिएक्ट नहीं करेंगे। और जो नॉन मेटल होते हैं वो तो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, जैसे नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, सेम जनरली नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद एसिड और बेस। तो जो मेटल होते हैं वही जो है जनरली रिएक्ट करते हैं किसके साथ, आपके एसिड के साथ या बेस के साथ, दोनों के साथ, एसिड के साथ और बेस के साथ, दोनों ही केस में वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस जो है वो वहाँ पर बनाएंगे। अब यहाँ पर उदाहरण भी दिया है, देखिए जैसे मैग्नीशियम है आपका मेटल है, इसको जब मैंने एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका एसिड है, इसके साथ रिएक्शन कराई तो मेरा क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड बना। जब भी क्लोराइड आता है तो वो क्या होता है, वो सॉल्ट होता है और साथ में जो हाइड्रोजन गैस है H2 हाइड्रोजन गैस पॉप की ध्वनि के साथ यहाँ पर उत्पन्न हुई। सेम ऐसे ही जब मैंने मैग्नीशियम को सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 क्या होता है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इसके साथ रिएक्शन कराया तो क्या बना, MgSO4 बना और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पर फॉर्म हुई। ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका सॉल्ट होगा। ये रिएक्शन आप याद रखेंगे, NCERT में ये रिएक्शन जो है वो दी गई हैं। अब यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, एक्सेप्शन के तौर पर NCERT में दिया है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। ये जो कॉपर होता है ना, ये आपका बहुत कम रिएक्टिव होता है, जनरली ये एसिड और बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता, याद रखेंगे। ये कॉपर बहुत कम रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन से जो ऊपर होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं और जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। तो कॉपर हाइड्रोजन से नीचे होता है तो ये बहुत कम रिएक्टिव होता है, ये रिएक्टिव करता ही नहीं है एसिड और बेस के साथ। तो यहाँ पर लिखा भी है कॉपर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मोस्टली, आप यही बोलेंगे कॉपर जो है मोस्टली जनरली एसिड या बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ये क्वेश्चन बनेगा क्योंकि हमने पढ़ा जो कॉपर है वो तो मेटल है और हमने पढ़ा है कि मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो एक्सेप्शन के तौर पर याद रखेंगे कॉपर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, जबकि इसको अगर आप गर्म कर देते हैं,
कॉन्सेंट्रेटेड कर देते हैं और रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, H2SO4 के साथ, तब ये अभिक्रिया कर लेगा। यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है, कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या जनरली एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते, लेकिन जब कॉपर को आप गर्म करते हैं, उसको क्या कर देते हैं, सांद्र कर देते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड कर देते हैं, और उसकी रिएक्शन आप सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं, H2SO4 से कराते हैं, तब वो अभिक्रिया कर लेता है और साथ में क्या बनाता है, कॉपर सल्फेट या नीला थोथा CuSO4 जो है वो फॉर्म करता है। कॉपर सल्फेट या नीला थोथा जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, CuSO4 जो है वो यहाँ पर फॉर्म करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद अब लास्ट में फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, मेटल नॉन मेटल की अच्छे से देख ली, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अब लास्ट में देखनी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और यहाँ से क्वेश्चन भैया कम से कम 7 से 8 बार यहाँ से क्वेश्चन बना है। विस्थापन अभिक्रिया, उसको करने के लिए सिंपल मैं बहुत ईजी वे में आपको समझा दूंगी। इसको समझने के लिए आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए। ये देखिए, पोटाशियम सोडियम मैंने बताए थे ना, बहुत रिएक्टिव होते हैं एयर और वाटर के साथ, इसलिए हम इन्हें कैरोसिन में रखते हैं। ये बहुत रिएक्टिव हैं। फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर कार्बन, फिर जिंक। देखिए, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिंक, फिर आयरन से कम रिएक्टिव टिन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन। देखिए मैंने क्या बताया था, जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वो अच्छे खासे रिएक्टिव होते हैं, वो एसिड और बेस के साथ रिएक्शन कर लेंगे। लेकिन जो हाइड्रोजन से नीचे है ना, वो मेटल एसिड और बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। और यहाँ पर लिखा भी है, ये जो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम होते हैं ना, ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ये बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, इसलिए ही ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड को आप देखेंगे वो हमेशा चमकता रहता है, क्योंकि वो बहुत कम रिएक्शन करता है। अब तो गोल्ड में मिलावट ज़्यादा होने लगी, इसी वजह से कभी कभी गोल्ड की जो शाइनिंग है वो भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसमें कॉपर बहुत ज़्यादा मिलाने लगे हैं। लेकिन जो जनरली आप प्योर स्टेट देखेंगे ना, अगर प्योर गोल्ड है तो वो कभी भी काला नहीं होगा, क्योंकि वो किसी भी रिएक्शन ही नहीं करता, क्योंकि बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं आपके सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो ये लीस्ट रिएक्टिव हैं, इसलिए ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। क्वेश्चन बना है एग्जाम में, बहुत पहले शुरू वाले जो एग्जाम थे उनमें बना था कि कौन से मेटल हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। तो समझ में आया रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज को रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा बिल्कुल पक्के से, ठीक है, कि पोटाशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर कार्बन, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर टिन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर। तो कॉपर बहुत कम रिएक्टिव है। ये टेबल याद होगी तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो क्वेश्चन है वो आप झट से सॉल्व कर देंगे। अब देखिए, एक मेटल डिस्प्लेस करेगा अनदर मेटल को फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इफ मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा जो उस सॉल्यूशन में पड़े हुए मेटल से। अब यहाँ पर कहना ये क्या चाहते हैं, देखिए, एक सॉल्यूशन है जैसे कॉपर सल्फेट का CuSO4, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या पड़ा है, कॉपर, और मेरा एक ये सिंगल मेटल है जिंक। अगर ये सिंगल मेटल जिंक इस पूरे सॉल्यूशन में पड़े जो मेटल है, कौन सा पड़ा है, कॉपर, ये मेटल जिंक अगर इस सॉल्यूशन में पड़े मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो यहाँ पर अभिक्रिया होगी, अदरवाइज यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन जब ही होती है जब जो सिंगल मेटल है वो सॉल्यूशन में पड़े मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव हो, तभी वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जैसे यहाँ पर हुई। ये जो कॉपर सल्फेट जिसे नीला थोथा मैंने आपको बताया था CuSO4, इसकी रिएक्शन अगर मैंने जिंक के साथ कराई तो जिंक यहाँ पर कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सिंगल मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है इस सॉल्यूशन में पड़े मेटल से, तो यहाँ रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर डिस्प्लेस कर देगा ये जिंक इस कॉपर को, कॉपर अकेला चला जाएगा और यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा जिंक सल्फेट, और साथ में कॉपर जो कि लाल रंग का हो जाएगा। देखिए, पहले सॉल्यूशन का कलर ब्लू रंग का था, लेकिन जब ये रिएक्शन हो गई, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था तो यहाँ पर रिएक्शन हो गई और जिंक सल्फेट फॉर्म हो गया और कॉपर जो है सिंगल निकल गया और कलर बदल गया नीले से किस में, लाल में। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नीले से लाल बदल गया जब जिंक के साथ रिएक्शन कराई आपने कॉपर सल्फेट की। अब ऐसे ही कॉपर सल्फेट जो कि आपका नीला थोथा है, इसकी रिएक्शन लोहे के साथ जब कराएंगे तो देखिए आयरन, फिर से देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में ये रहा आयरन और ये रहा कॉपर, तो आयरन तो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पर फिर से ये जो मेरा आयरन सिंगल मेटल है
ये इस सॉल्यूशन में पड़े मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसी वजह से यहाँ पर फिर से रिएक्शन होगी और यहाँ पर आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा और ये जो कॉपर है वो आपका बाहर निकल जाएगा, भूरा जो ब्राउन है वो निक्षेप यहाँ पर बन जाएगा। देखिए पहले नीला था, बाद में हरा भूरा कलर जो है वो फॉर्म हो गया। ये क्वेश्चन बना है कि पहले नीला कलर है, लोहे ने रिएक्शन करी तो बताइए बाद में हरा रंग बना, और जो भूरा रंग बना वो किसका बना, वो कॉपर का बना। कॉपर ने यहाँ पर भूरा रंग दिया और जो आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बना उसने यहाँ पर हरा रंग जो है वो दिया। और ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि जब सिंगल मेटल सॉल्यूशन में पड़े मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो वो रिएक्शन करता है और रिएक्शन के बाद नई जो है आपकी पूरी एक रिएक्शन फॉर्म होती है। जैसे नीला जो है वहाँ पर भूरे और हरे रंग में बदल गया। सेम ऐसे अब यहाँ पर बताइए मुझे, क्या यहाँ पर रिएक्शन होगी। एक सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का और ये है कॉपर। अब आपको पता है जिंक रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर है, कॉपर जो सिंगल मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। अब जब ये सिंगल मेटल रिएक्टिव नहीं है ज़्यादा तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। सेम ऐसे ही अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आयरन जो सॉल्यूशन में पड़ा है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू इस सिंगल मेटल। ये जो सिंगल मेटल है कॉपर तांबा ये तो बहुत कम रिएक्टिव है, तो यहाँ पर भी रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन तभी होती है जब सिंगल मेटल जो है कॉपर में पड़े मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये पूरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट था। मुझे लगता है चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा था बट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पूरा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे सारे क्वेश्चन और इसी के साथ आपका जो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो 100% क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन सब मैं बहुत जल्दी जल्दी करूँगी क्योंकि वीडियो को बहुत लेंदी नहीं करना है। ए पीस ऑफ कॉपर इज पुट इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग HCl। अभी बताया था पीछे कॉपर HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, पहला स्टेटमेंट ही सही हो जाएगा, कोई अभिक्रिया यहाँ पर नहीं होगी। ये क्वेश्चन 20 दिसंबर में बना था, लेकिन जैसे ही मैं कॉपर को गर्म करूँगी और इसकी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराऊंगी तभी वहाँ पर रिएक्शन होगी। जनरली कॉपर एसिड के साथ रिएक्शन जो है वो नहीं करता, ये हमने थ्योरी में पढ़ लिया था। सेकेंड क्वेश्चन जो आपका 20 दिसंबर में ही बना था, देखिए 20 दिसंबर में ही 2 क्वेश्चन आपके बन गए। समझ रहे हैं तो कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। कॉपर को अगर बहुत समय के लिए अगर आप बाहर रख देते हैं रेनी सीजन में, आपने देखा होगा वर्षा ऋतु में, जब अगर कॉपर के पात्र को बाहर रख देंगे तो उसका क्षय हो जाता है। वहाँ पर क्या फॉर्म हो जाता है, ग्रीन कलर की कोटिंग फॉर्म हो जाती है। किसकी, कॉपर हाइड्रोक्साइड की और कॉपर कार्बोनेट की, CuCO3 कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड वहाँ पर फॉर्म हो जाता है। अभी थ्योरी में पढ़ाया था, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वो कैसा होता है, वो ग्रीन कलर का होता है। अब 21 दिसंबर 2021 में तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बना। यहाँ पर देखिए 3 मेटल दिए हैं, नीचे दी गई तालिका में 3 धातु दिए हैं ABC। इन्हीं के आधार पर हमको बताना है इनका ऑर्डर रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है और कौन कम रिएक्टिव मेटल है। ये जो मेटल ए है ना, ये आयरन सल्फेट के, अब यही तो क्वेश्चन है देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, विस्थापन अभिक्रिया का, कि ये मेटल सिंगल मेटल है। ये इस सॉल्यूशन में जब जाता है तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हुई। इट मीन्स ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं था मेटल ए। अगर ये मेटल ए रिएक्टिव होता तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती, नहीं हुई। लेकिन जब मैंने इसको कॉपर में डाला तो यहाँ पर रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट हो गई। इट मीन्स ये मेटल जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये जो मेटल है ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। जिंक सल्फेट के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो अब मुझे ये पता तो चल गया कि मेटल जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर दूसरे केस में देखते हैं मेटल बी का। यहाँ तो कोई रिएक्शन हुई ही नहीं है तीनों केस में। इट मीन्स जो बी है वो तो लीस्ट रिएक्टिव होगा, बी सबसे लास्ट में आएगा। इट मीन्स या तो पहला ऑप्शन या चौथा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका सही होने वाला है, क्योंकि बी जो मेटल है वो किसी भी केस में क्या है, अभिक्रिया नहीं करवा पाया, रिएक्शन नहीं कर पाया, उसने मेटल को डिस्प्लेस नहीं करा। क्यों, क्योंकि वो खुद बहुत कम रिएक्टिव रहा होगा, तभी उसने सॉल्यूशन में पड़े मेटल जो है आयरन सल्फेट हो, चाहे कॉपर सल्फेट हो, चाहे जिंक सल्फेट हो, इनको इनमें से नहीं निकाल पाया होगा। क्यों, क्योंकि बी मेटल जो है वो बहुत कम रिएक्टिव रहा होगा। इसके बाद सी करें ना, सी देखिए आयरन को निकाल देता है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। ये ये नो रिएक्शन, इससे कोई मतलब ही नहीं रहा। ये जो सी था ना, इसने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखा दी आयरन के साथ। इट मीन्स ये जो सिंगल सी मेटल है ये आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो सी जो है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव, जबकि मेटल ए जो है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तभी तो रिएक्शन नहीं हुई। अब इससे हमें ये पता चल गया जो सी मेटल है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद जो आ जाएगा वो ए आ जाएगा और सबसे लास्ट में बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमारा सही हो गया। रिएक्टिविटी
अभिक्रियाशीलता के अकॉर्डिंग ही हमें अरेंज करना था। तो सी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्यों? क्योंकि वो आयरन से इजीली डिस्प्लेस हो गया, यहाँ पर ये नहीं हो पा रहा था। बी तो हुआ ही नहीं है किसी के साथ, इसी वजह से यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो भी हमारा 21 दिसंबर में ही बना। क्वेश्चन क्या था कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना था मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल का, धातुओं के पिघलने के तापमान का बढ़ता क्रम। अब देखिए थ्योरी में नहीं पढ़ा, लेकिन आप एक अंदाज़ा लगाएंगे कैसे, क्योंकि आपने थ्योरी में पढ़ा जो मरकरी होता है ना वो रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड फॉर्म में होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब पिघलने का तापमान, वो भी बढ़ते हुए क्रम में, मतलब जो सबसे कम डिग्री पर पिघलेगा, फिर उससे ज़्यादा डिग्री पर पिघलेगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो देखिए मरकरी तो बहुत ही कम डिग्री पर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही पिघला हुआ रहता है, तो मरकरी सबसे कम यहाँ पर होगा मेल्टिंग पॉइंट उसका, तो मरकरी सबसे पहले आएगा। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिक बाहर हो गए, क्योंकि हमने पढ़ लिया था मरकरी के बारे में। अब यहाँ पर या तो ये ऑप्शन आएगा या ये ऑप्शन आएगा। अब आपको पता है आयरन जो है वो बहुत हार्ड होता है, उसको बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है तब जाके वो पिघलता है, तो यहाँ पर आयरन सबसे हार्ड होगा। कॉपर उससे कम होता है, कॉपर के वायर तो आसानी से खींच जाते हैं, स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टी वहाँ पर होती है कॉपर में, ठीक है, और जबकि आयरन को हमें पीटना पड़ता है बहुत बुरी तरह से। तो यहाँ पर आयरन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सबसे हाई होगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। मरकरी जो है वो आसानी से पिघला हुआ होता है, फिर उसके बाद एल्युमिनियम आ जाएगा, उसकी फॉइल आसानी से हो जाती है, फिर कॉपर आ जाएगा और सबसे लास्ट में आयरन होगा। 1300 डिग्री अप्रॉक्स 1300 डिग्री प्लस पर आप अगर तापमान देंगे तब जाकर लोहा पिघलता है। कॉपर भी 1000 प्लस पर पिघलता है और एल्युमिनियम 600 प्लस पर पिघलता है और मरकरी तो -30 लगभग माइनस में जो है वो पिघल जाता है। तो ये पूरा यहाँ पर आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 22 दिसंबर 2021 में बना, गैस इज प्रोड्यूस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। सिंपल सा, एक गैस जो प्रोड्यूस होती है जब मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, मैंने बताया था कौन सी गैस होती है, वो हाइड्रोजन गैस होती है और वो कैसी साउंड प्रोड्यूस करती है, इट बर्न विद अ पॉप साउंड, ये पॉप ध्वनि के साथ जलती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 23 दिसंबर 2021 में बना, देखिए जो एक आयरन का ब्लेड है वो ड्रॉप करा गया है ब्लूइश सॉल्यूशन में, और ये नीला थोता वाला CuSO4 ये इस ब्लूइश सॉल्यूशन की ही बात कर रहा है जो पीछे थ्योरी में पढ़ा था। तो CuSO4 ब्लूइश जो सॉल्यूशन है यहाँ पर Fe के साथ इसकी रिएक्शन कराई थी, पढ़ा था ना Fe के साथ रिएक्शन कराने पर आधे घंटे में इसको रखा जाता है और ये जो ग्रीन कलर है वो ब्राउन कलर में बन गया है। ब्राउन कलर किसका बना था? कॉपर का। और वहाँ पर हरा कलर किसका बना था? वो आयरन सल्फेट का बना था। तो यहाँ पर इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आप क्या कॉन्क्लूड करेंगे, क्या निष्कर्ष निकालेंगे, ये जो भूरा निक्षेप बना है ब्लेड पर वो किसका बना है? तो वो हमारा ब्राउन डिपॉजिट जो है वो ब्लेड पर वो किसकी है? वो कॉपर की है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। देख रहे हैं किस तरह से रिएक्शन से करके क्वेश्चन पूछा गया। तो थ्योरी अच्छे से पढ़ी है ना तो क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत से बच्चे बोल रहे थे बहुत हाई लेवल क्वेश्चन आया, क्वेश्चन हाई लेवल नहीं आया, क्वेश्चन घुमा कर आए हैं, डीपली आए हैं। तो थ्योरी को डीपली पढ़ना होगा 6, 7, 8 की, उसी से काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन एक साथ मर्ज कर दिए हैं। एक तो 24 दिसंबर की शिफ्ट में बना था और एक क्वेश्चन आपका 28 दिसंबर की शिफ्ट में बना था। ये क्वेश्चन बना था कि जनरली सामान्य तौर पर नॉन मेटल के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। हमने थ्योरी में पढ़ा था, बिल्कुल एनसीईआरटी में भी एग्जैक्टली यही लिखा है कि जनरली नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये हमने थ्योरी में पढ़ लिया था, तो यही चीज़ यहाँ पर सही होगी। इट मीन्स पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पर कह रहा है दे डज नॉट रिएक्ट विद एयर, हमने पढ़ा था फॉस्फोरस जो होता है वो एयर के साथ अभिक्रिया करता है, इसलिए तो उसे पानी में रखते हैं। तो यहाँ पर ये बात तो सत्य नहीं हुई। अब ऐसे ही यहाँ पर दे रिएक्ट विद एसिड, हमने पढ़ा था जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिड और बेस के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते, और ये कह रहे हैं रिएक्ट करते हैं। ये कह रहा है कि रिंगिंग साउंड बनाते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, नहीं, जो हार्ड होते हैं वही ध्वनि उत्पन्न करेंगे, और हार्ड जो होते हैं वो आपके नॉन मेटल थोड़ी होते हैं, वो तो मेटल होते हैं। तो इसलिए ये भी गलत है। तो कौन सा कथन जनरली नॉन मेटल के विषय में सही है? तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन जो है नॉन मेटल के विषय में सही है। अब अगर मैं अगला क्वेश्चन देखूँ तो यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य है सभी मेटल के लिए। ये देखिए यहाँ पर लिखा था जर्नली और यहाँ पर लिखा है सभी मेटल, नीचे दिया गया कौन सा कथन सभी धातुओं के लिए सही है। अब एक्सेप्शन भी नहीं आएंगे, दे आर हार्ड, एक्सेप्शन था मरकरी, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये कह रहा है सारे मेटल के विषय में कौन सा कथन सत्य है। दे आर लेस डेंस देन वाटर, नहीं, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, क्योंकि कुछ तो शीट की तरह फैल जाते हैं,
तो वो लेस डेंस होंगे, लेकिन कुछ नहीं होंगे क्योंकि वो बहुत भारी होते हैं तो वो पानी में डूब जाएंगे। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर गलत हो गया। दे आर वेरी रिएक्टिव, कुछ रिएक्टिव नहीं होते, जैसे कॉपर के बारे में हमने पढ़ा था, कॉपर जो है वो बहुत कम रिएक्टिव होता है। तो ये नहीं कह सकते कि हम भी रिएक्टिव हैं। इट मीन्स दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लगभग सारे ही मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कुछ ना कुछ अमाउंट में, चाहे थोड़ी सी करेंगे लेकिन वो करेंगे। तो सभी मेटल के विषय में कौन सा कथन सही होगा, वो विद्युत के चालक होते हैं, वो विद्युत चालन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 जो 24 दिसंबर की शिफ्ट में बना था कि यहाँ पर रिएक्शन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, कहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है अभिक्रिया के बाद उत्सर्जित नहीं होगी वो हमको बताना है। देखिए अब यहाँ पर जब मैं दूसरा ऑप्शन देखती हूँ कि कॉपर रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, अब हमने पढ़ा है जो मेटल होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और आपकी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लेकिन कॉपर के बारे में हमने पढ़ा था ना कि जो कॉपर होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देता। तो यहाँ पर जब ये रिएक्शन ही नहीं होगी तो भैया हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बनेगी नहीं। अब मैं अगर सल्फ़र की बात करती हूँ तो सल्फ़र जो होता है वो आपका नॉन मेटल है, और नॉन मेटल जो अधातु होते हैं उनके बारे में भी तो यही पढ़ा था कि वो एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है, और जब रिएक्शन ही नहीं करेंगे तो हाइड्रोजन गैस कहाँ से बनेगी। इट मीन्स बी और सी ऐसे हैं जो रिएक्शन नहीं करेंगे और हाइड्रोजन गैस वहाँ पर नहीं बनेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर सी हो जाएगा। बाकी मैग्नीशियम और एल्युमिनियम आपके रिएक्शन करेंगे, यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यहाँ पर एल्युमिनियम क्लोराइड फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सही है वो 2 है। बी और सी के केस में हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। 27 दिसंबर को देखते हैं जो शिफ्ट में क्वेश्चन बना। ए जो है ऐड करा गया सॉल्यूशन बी में जिससे कलर चेंज हो गया। अब ए को जब मैंने बी वाले सॉल्यूशन में डाला तो वो कलर चेंज हो गया। इट मीन्स ए ज़्यादा रिएक्टिव था। ये रिएक्टिविटी के बारे में ही पूछ रहा है। अभिक्रियाशीलता के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे ये बताना है। जब ए ज़्यादा रिएक्टिव था तभी तो उसने रिएक्शन कर दी होगी और कलर चेंज हो गया होगा। तो अब मुझे पता चल गया कि ए जो है वो ग्रेटर है बी से। वेयर सी इज़ एडिड टू द सॉल्यूशन ऑफ बी, जब सी को ऐड करा गया बी वाले सॉल्यूशन में तो यहाँ पर जो है कलर चेंज नहीं हुआ। इट मीन्स जो सी है वो कम रिएक्टिव था, रिएक्शन हुई नहीं होगी तभी कलर चेंज नहीं हुआ होगा। तो सी जो है वो सबसे कम रिएक्टिव होगा। ये मेरा रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ गया। ए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर बी, फिर सी। इट मीन्स पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए ए जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर बी और सबसे कम रिएक्टिव सी। तो पहला ऑप्शन हो गया यहाँ पर सही। ये क्वेश्चन देखिए मैंने अलग से डाला है, ये एसिड बेस सॉल्ट वाले चैप्टर का क्वेश्चन था जो वहाँ पर मिस हो गया था और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने उसको यहाँ पर ऐड कर दिया। ये 28 दिसंबर 2021 में बना था एसिड बेस सॉल्ट का क्वेश्चन। व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ये एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है आपका क्या है, ये बेस है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आपका बेस है। और मैंने आपको बताया था एसिड बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो फॉर्म क्या करते हैं, वो फॉर्म करते हैं सॉल्ट। और वहाँ पर क्या जनरेट होती है, वहाँ पर हीट भी जनरेट होती है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर होगा वह गर्म हो जाएगी। तो आपने क्या परिवर्तन देखेंगे, जब आपने एसिड और बेस को डाला तो वहाँ पर हीट जनरेट होगी, वो गर्म हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया, ये मुझे अब दिखा। अब ये 10वां क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा 29 दिसंबर में बना, और ये क्वेश्चन भी 11वां क्वेश्चन जो है ये भी 29 दिसंबर की ही शिफ्ट में बने। एक्स एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो बताइए कौन सा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो वो आपका मरकरी होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। और नॉन मेटल की बात करी जाए तो ब्रोमीन होता है। अब क्वेश्चन नॉन मेटल का भी बन सकता है, तो जैसे मेटल का बना है उसमें आंसर मरकरी देंगे, नॉन मेटल का पूछेगा जो लिक्विड स्टेट में होता है तो वो आपका ब्रोमीन हो जाएगा। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर की रिएक्शन हमने कराई ऑक्सीजन से तो बना क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। और इसी सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम पानी में मिलाते हैं तो क्या बनता है, सल्फ्यूरस एसिड बनता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर सही हो गया। और ये सल्फ्यूरस एसिड कैसा होगा, ये आपका, क्योंकि सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, और नॉन मेटल क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, और एसिड क्या कर देते हैं, नीले को लाल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो फिर से 29 दिसंबर की शिफ्ट में बना। 29 दिसंबर की शिफ्ट में 3 क्वेश्चन बने इस चैप्टर से, तो आप समझ रहे हैं इस चैप्टर को कितना इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पुट ऑन अ वुंड एज एन एंटीसेप्टिक, किसको घाव पर एंटीसेप्टिक के रूप में लगाया जाता है। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में पढ़ाई दिया था, आयोडीन। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 1 जनवरी 2022 की शिफ्ट में बना। रीता वॉन्टेड टू स्टोर द पिकल इन अ
कंटेनर द बेस्ट कंटेनर फॉर दिस पर्पस कैन बी। रीता किसी पात्र को में अचार रखना चाहती है, सबसे अच्छा पात्र कौन सा होगा, जो सबसे कम रिएक्टिव होगा। देखिए एल्युमिनियम, कॉपर, ब्रास, ये सारे के सारे क्या करेंगे, एसिड, क्योंकि अचार जो होता है उसमें एसिड होता है, एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो मेटल हैं वो हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। हमने थ्योरी में पढ़ा था कि वो सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत हजार्डस होंगे, बहुत ही हानिकारक होंगे। तो इसीलिए हम पिकल को किस में रखेंगे, ग्लास में रखेंगे। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो यहाँ पर सही होगा, क्योंकि जो ग्लास है वो रिएक्टिव होता ही नहीं है। फिर 1 जनवरी में एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आपका बना है। एक मेटल ए है जिसको हीट करा गया इन स्पून। अच्छा ये वो है, देखिए यहाँ पर ये सल्फर की जो पूरी एनसीईआरटी में बताया गया था ना, ये सल्फर का ही है आंसर, यहाँ पर सल्फर है। मैं पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए जहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में बोला था आपको, एक मेटल एम है जिसको हम हीट करते हैं स्पून में, फिर हम उसको इमिडिएटली जार में पुट कर देते हैं, है ना, उसको एकदम से क्या करते हैं हम जार में रख देते हैं, उसको ढक देते हैं, कवर कर देते हैं, उसको ढक दिया जाता है। थोड़ी मात्रा में पानी जो है वो उसमें जार में जो है डाला जाता है और हम देख लेते हैं क्या, नीला लिटमस जो है वो उस पर परीक्षण करते हैं और नीला लिटमस पत्र जो है वो हमारा क्या हो जाता है, नीला लिटमस पत्र जो है वो हमारा लाल हो जाता है, पेपर टर्न रेड। तो मटेरियल एम यहाँ पर क्या है, ये पूरा एनसीईआरटी में पूरा बताया, आप जब देखेंगे चैप्टर तो बेसिकली यहाँ पर ये बात होती है सल्फ़र की, कि सल्फ़र को जब हम रिएक्ट कराते हैं, स्पून इमीडिएटली लाए तो मतलब ऑक्सीजन के साथ वहाँ पर रिएक्शन कराई, फिर एक गैस उत्पन्न हुई, फिर हमने उसमें पानी डाला जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड बना, फिर उसमें हमने जब पानी डाला तो वो सल्फ्यूरस एसिड जो है वहाँ पर बन गया, जैसे पीछे क्वेश्चन था सल्फ्यूरस एसिड बना, और वो सल्फ्यूरस एसिड है जो कि आपका एसिड है, सीधी सी बात है। तो एसिड क्या करते हैं, नीले को लाल कर देते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है सल्फ़र की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 4 जनवरी 2022 की शिफ्ट में बना। एक एलिमेंट है जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ टू गिव वाटर सॉल्युबल कंपाउंड विच टर्न रेड लिटमस ब्लू। देखिए लाल को नीला कौन करते हैं, वो आपके मेटल करते हैं, मेटल करते हैं, कौन करते हैं, धातु करते हैं। तो देखिए कार्बन, सल्फर, ये तो आपके नॉन मेटल है, क्या है, ये नॉन मेटल है, तो ये तो हो गए दोनों बाहर। अब बचा क्या, कैल्शियम और मैग्नीशियम। हमने थ्योरी में ज़्यादातर किसके बारे में पढ़ा था, अच्छा दिस सॉल्यूशन इज ऑल्सो यूज टू टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के परीक्षण के लिए मैंने पूरा बताया था ना, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और फिर कैल्शियम उस हाइड्रोक्साइड को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो मिल्की होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले वहाँ पर बनते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट के लिए कैल्शियम होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। लेकिन सीटेट वालों ने पता नहीं कौन सी बुद्धि लगाकर इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 दिया है। मैग्नीशियम से भी हम टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाऊं तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए था। अब देखिए मैं तो ऑप्शन नंबर 1 ही टिक करती और आगे भी करूँगी और पूरा इसका एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लगा के दे दूंगी अगर गलत देते हैं तो। कैल्शियम पर पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, बट आंसर इन्होंने मैग्नीशियम दिया है। हो सकता है अगली बार कैल्शियम ऑप्शन में ना हो, तब आप मैग्नीशियम कर देना, बाकी भाई देख लेना अपने अकॉर्डिंग। मैं तो जो रियल मुझे लगता है उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगी एनसीईआरटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 जो 5 जनवरी 2022 में बना। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए जो सोडियम और फॉस्फोरस होते हैं दोनों को कैरोसिन में रखते हैं, नहीं। देखिए सोडियम को कैरोसिन में रखते हैं और फॉस्फोरस को वाटर में रखते हैं, ये हमने पढ़ लिया था, मैं एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं करूँगी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये 17वां क्वेश्चन रिपीट करा गया 5 जनवरी 2022 में, फिर से वही कॉपर वाला है कि कॉपर को लंबे समय तक अगर हम नमी में रखते हैं तो ग्रीन कोटिंग बन जाती है। वो ग्रीन कोटिंग जो होती है, वो जो हरी कोटिंग होती है वो किसकी होती है भैया, वो किसकी होती है, वो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की होती है, सी। अब देखिए CuCO3 ऐसे भी बन जाएगा, CuOH2। तो इस तरह की भी इक्वेशन दे सकते हैं। यहाँ पर तो नाम लिख दिए कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, हो सकता है कभी नाम ना लिखे, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 और उनके पूरे फॉर्मूले भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 जो हमारा 6 जनवरी 2022 में बना, और ये क्वेश्चन आपका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन अभिक्रिया वाला क्वेश्चन है। ये जो मेटल X है, जो धातु X है, वो Y और Z मेटल को निकाल देता है उनके सॉल्ट के सॉल्यूशन में। मतलब ये जो मेटल X है, Y एक मेटल जो है वो सॉल्यूशन में पड़ा है और एक ऐसे ही Z मेटल जो है वो सॉल्यूशन में पड़ा है। ये X जो है इन दोनों को डिस्प्लेस कर पा रहा है, मतलब यहाँ पर रिएक्शन हो रही है और X जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। सिंगल मेटल जो है सॉल्यूशन में पड़े मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है ना, यहाँ पर क्लियर बताया गया है। तो अब मुझको क्लियर हो गया कि जो X है वो मेरा ज़्यादा रिएक्टिव है Y और Z से। फिर यहाँ पर बोला कि जो मेटल Y है वो डिस्प्लेस कर देता है W को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया, Y जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है W से, तभी तो वो उसको सॉल्ट के सॉल्यूशन में से निकाल पा रहा है, डिस्प्लेस कर पा रहा है। बट जो Z है
वो डज नॉट डिस्प्लेड W फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ये जो Z है ना, धातु W को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित नहीं कर पा रहा है। इट मीन्स W को नहीं निकाल पा रहा है Z जो है, तो Z कम रिएक्टिव है W से, W ज़्यादा रिएक्टिव रहा होगा Z से। Z यहाँ पर क्योंकि W को निकाल ही नहीं पा रहा सॉल्यूशन में, क्योंकि Z कम रिएक्टिव है, तो इससे क्लियर हो गया कि W जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है Z से। अब क्वेश्चन में पूछा था कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा और सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव X है और सबसे कम रिएक्टिव जो है वो आपका Z है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19, जो 6 जनवरी 2022 को बना। कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हैं मेटल और नॉन मेटल की, और उन्हीं के बेसिस पर हमको बताना है। एक नॉन मेटेलिक लुब्रिकेंट कौन सा है, एक अधात्विक स्नेहक कौन सा है। देखिए स्नेहक होगा तो पतला होगा, कार्बन आपका ठोस फॉर्म में होता है, डायमंड उसी का होता है, तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ से बाहर हो गए। तो पहला तो हमको क्लियर हो गया क्या है, आपका फॉस्फोरस है। अब देखिए चौथा भी आपको क्लियर हो गया होगा, दोनों ही ऑप्शन में सल्फर दे रखा है, तो एक ऐसा नॉन मेटल जिसको फायर क्रैकर में, पटाखों में यूज़ करते हैं, ये याद कर लीजिएगा, वो हमारा सल्फर होता है। अब यहाँ पर इन दोनों से पहचानना होगा। एक ऐसा मेटल जो बेकिंग पाउडर का कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमको बताना है, तो वो आपका सोडियम होता है, और यहाँ पर कैल्शियम लिखा है, तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। ये अगर पता ना हो तो प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा। एक ऐसा मेटल जिसको बेकिंग पाउडर का कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, तो वो आपका सोडियम होता है। एक ऐसा मेटल जो पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता लेकिन रिएक्ट विद स्ट्रीम, भाप जो होती है उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है। अब हमने थ्योरी में पढ़ा था कि मेटल जो है पानी के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस जो है वहाँ पर बनाते हैं, लेकिन मेटल के एक्सेप्शन होंगे, और वो एक्सेप्शन क्या क्या होते हैं, वो एक्सेप्शन होते हैं आपके जिंक, आयरन, एल्युमिनियम। प्लीज़ इनको अच्छे से याद रख लीजिएगा। जिंक, आयरन, एल्युमिनियम ये वो मेटल हैं जो पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन स्ट्रीम के साथ जब भाप बनती है वहाँ पर ये रिएक्शन करनी शुरू कर देते हैं। तो पहला ऑप्शन हो गया यहाँ पर सही। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं जो 7 जनवरी में ही बने थे। एल्युमिनियम की कौन सी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मेक इट सुटेबल फॉर मेकिंग फॉइल फॉर रैपिंग फूड। एल्युमिनियम का कौन सा गुणधर्म उसे खाद्य सामग्री लपेटने के लिए, फॉइल पन्नी बनाने के लिए उपयुक्त बनाया गया है। तो आपको पता ही दिया था थ्योरी में, एल्युमिनियम जो होता है वो हाईली मैलिएबल होता है, बहुत ही आघात वर्धनीय हो जाता है, उसको पीट पीट कर उसकी शीट बनाई जा सकती हैं। तो यही प्रॉपर्टी की वजह से हम एल्युमिनियम को यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन 3 हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिर से बना 7 जनवरी में कि एलिमेंट एक्स है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। बताया था मेटल जो होते हैं, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, दोनों ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जो है वहाँ पर करते हैं। मैंने आपको दिखाई भी थे पूरे उदाहरण। तो वो मेटल का ऑक्साइड या नॉन मेटल का ऑक्साइड वहाँ पर फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर बता दिया, ये सॉल्यूशन जो फॉर्म हुआ ऑक्साइड का, उसने लाल को नीला कर दिया। लाल को नीला कौन करते हैं, वो आपके मेटल होते हैं, क्योंकि मेटल आपकी बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, और बेस क्या कर देते हैं, वो लाल को नीला करते हैं। इट मीन्स यहाँ पर बात हो रही है, हिंदी में ऑप्शन गलत लिखे हैं, यहाँ पर बात हो रही है मेटल की। और जब मैं बात करूँ सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन, ये तीनों के तीनों आपके क्या है, ये नॉन मेटल है। इट मीन्स आंसर क्या हो गया आपका, मैग्नीशियम हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 ये देखिए 8 जनवरी 2022 में बना, फिर से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, सेट ऑफ रिएक्टेंट दिए हैं, कुछ अभिकारक यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं। अब हमको बताना है किन केसेस में जो है वो अभिक्रिया होगी, कहाँ पर रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस करेगी। रिएक्शन तभी टेक प्लेस करेगी जब ये सिंगल मेटल जो यहाँ पर दिए हैं, अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव होंगे इस सॉल्यूशन में पड़े मेटल से। अब अगर मैं बात करूँ क्या जिंक जो है वो एल्युमिनियम से, यहाँ पर जो एल्युमिनियम पड़ा है इस सॉल्यूशन में, उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, नहीं, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पर जो आयरन है क्या ये एल्युमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, नहीं, क्योंकि आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज़ में एल्युमिनियम तो काफ़ी ऊपर है, जो आयरन होता है वो नीचे होता है, जिंक भी जो है वो नीचे होता है। तो ये सॉल्यूशन में पड़े जो मेटल हैं उससे ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, इस वजह से दोनों में रिएक्शन नहीं होगी। ए और बी में रिएक्शन नहीं होगी, तो चेक करते हैं क्या सी और डी में रिएक्शन होगी। देखिए जो आयरन है वो सीधी सी बात है, सिंगल मेटल यहाँ पर पड़े कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। सेम ऐसे ये जो जिंक है इस सॉल्यूशन में पड़े कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, और जब सिंगल मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है सॉल्यूशन से तो वो वहाँ पर रिएक्शन करेंगे। इट मीन्स कहाँ कहाँ पर रिएक्शन होगी, सी और डी में रिएक्शन होगी, ऑप्शन 4 हो गया हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 8 जनवरी 2022 में बना, एक मेटल एक्स है जो कि आपका क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। एक एलिमेंट एक्स है जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और हमने पढ़ा था
प्रॉपर्टीज़ में कि सारे मेटल जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इट मीन्स यहाँ पर बात हो रही है किसकी, नॉन मेटल की। तो ये जो एक्स एलिमेंट है वो क्या है, वो नॉन मेटल है। नॉन मेटल है तो मैग्नीशियम यहाँ से हट जाएगा। कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन की ज़्यादा बात नहीं हुई है। इट मीन्स जो आंसर होगा वो सल्फर होगा। एनसीईआरटी में सारे जो एग्जाम्पल दिया है वो सल्फर का ही दिया है। इस तरह से भी आप अपने आंसर पर पहुँच जाएंगे। एक एलिमेंट एक्स है जो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नॉन मेटल की यही प्रॉपर्टी होती है, वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, विद्युत के कुचालक होते हैं। ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है, उसके बाद जब इसे पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, जो क्या करता है, नीले को लाल कर देता है। तो बेसिकली यहाँ बात हो रही थी सल्फर की, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। 10 जनवरी 2022 का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर फिर से कुछ प्रॉपर्टी दी हैं और हमको बताना है वो किस किस की प्रॉपर्टी हैं। कुछ ऐसे ऑप्शन ढूंढेंगे जो बहुत ईजी हैं। अ नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बताया था, वो आपका ब्रोमीन होता है। तो बी का तो 4 होगा, और बी का 4 ना इस ऑप्शन में ना इस ऑप्शन में, इन दो ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, अब देखिए एक ऐसा नॉन मेटल जिसको हम डिसइंफेक्टेंट वाटर में यूज़ करते हैं, रोगाणु मुक्त करने के लिए पानी में प्रयोग करते हैं। आपको पता है पानी में क्या डालते हैं, क्लोरीन डालते हैं। तो इट मीन्स डी का क्या होगा, फर्स्ट होगा। डी का यहाँ पर क्या दे रखा है, थर्ड इस ऑप्शन में, तो ये भी बाहर हो गया। इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सिंपल, 2 ऑप्शन से ही हम पहुँच गए। अब हमें ये पढ़ना ही नहीं पड़ा, वो नॉन मेटल जो 2 फॉर्म में एग्जिट करता है वो कार्बन होता है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर तो ए का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, जो हमें इस ऑप्शन में मिल रहा है। फिर एक नॉन मेटल जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, वो ब्रोमीन है, बी का 4। एक मेटल जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ब्रांस और किसका, आपका ब्रॉन्ज का, तो वो आपका कॉपर होता है, सी का आपका 5th हो जाएगा। डिसइंफेक्टिंग वाटर में यूज़ करते हैं हम, क्लोरीन का यूज़ करते हैं। मेटल यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, तो वो जिंक होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, जैसे किसी के ऊपर किसी की परत चढ़ा देना चमक बनाने के लिए, ठीक है, तो वो चीज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है कि किसी मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की परत चढ़ा देना। 25वां क्वेश्चन देखते हैं जो 11 जनवरी 2022 में बना। फिर से रिएक्टिविटी सीरीज का क्वेश्चन बन गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्वेश्चन बन गया। कुछ ऑब्जर्वेशन दी हैं, आर नोटेड रिगार्डिंग 4 मेटल PQRS, 4 मेटल हैं PQRS। अब हमें क्वेश्चन में बताना है कि सेकंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है, सेकंड मोस्ट द्वितीय सर्वाधिक सक्रिय धातु कौन सा होगा, ये हमको यहाँ पर बताना है। समझते जाएंगे। Q डिस्प्लेस कर देता है P और S को फ्रॉम देयर सोल्ट सॉल्यूशन, तो इसका मतलब Q ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, P और S से, तभी तो उसने डिस्प्लेस कर दिया होगा। P डिस्प्लेस S और R, P डिस्प्लेस कर देता है किसको, S और R को, तो इसका मतलब P ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, S और R से। S डिस्प्लेस ओनली R फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, S खाली डिस्प्लेस कर पाता है R को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से। अब हमको पता चल गया Q जो है वो P और S से रिएक्टिव है, तो Q तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। P जो है वो S से ज़्यादा रिएक्टिव है, दूसरे नंबर पर P आ गया। फिर जो है S ज़्यादा रिएक्टिव है R से, तो तीसरे नंबर पर S और चौथे नंबर पर R। तो दूसरा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट यहाँ पर कौन सा है, तो वो आपका P होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1। पूरा इजी था, क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर पूरी हमने टेबल इस तरह से बनाई कि Q जो है वो PS से ज़्यादा है, P जो है वो SR से ज़्यादा है, S जो है वो R से ज़्यादा है। तो पूरा यहाँ पर हमारी टेबल जो है वो फॉर्म हो गई। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 क्वेश्चन जो हमारा 12 जनवरी 2022 को नंबर बना, और ये भी हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला ही क्वेश्चन था कि यहाँ पर कौन सा मेटल है जो डिस्प्लेस कर देगा बाकी रेस्ट मेटल को फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, कौन सा धातु अन्य सभी को उनके लवणीय विलयनों से विस्थापित कर सकता है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो अदर को, अगर वो उनके सॉल्ट सॉल्यूशन में पड़े हैं तो उनको वहाँ से निकाल देगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है आपका जिंक, क्योंकि आयरन से भी ऊपर हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा था वो जिंक था, तो जिंक यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। वो बाकी सारे, क्योंकि कॉपर तो सबसे कम था और सिल्वर तो और भी कम होता है, तो जिंक यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। वो बाकी सारे तीनों ये जो मेटल हैं इनको अगर ये किसी सॉल्यूशन में पड़े हैं तो उनमें से उनको निकाल देगा। क्यों, क्योंकि जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है। 17 जनवरी 2022 का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सेलेक्ट फ्रॉम द फ्लोइंग अ मेटल विच रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बट डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग।
ये प्रॉपर्टी हमने किसके बारे में पढ़ी थी, ये प्रॉपर्टी हमने कॉपर के बारे में पढ़ी थी कि कॉपर एक ऐसा मेटल है कि वो एसिड के साथ जनरली अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कर लेता है जब हम उसको गर्म करते हैं। इवन गर्म करने पर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वो अभिक्रिया नहीं करता। गर्म करने पर किसके साथ अभिक्रिया करने लगता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करने लगता है। तो बात हो रही है यहाँ पर किसकी, कॉपर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 क्वेश्चन जो हमारा 21 जनवरी 2022 को बना। एक्स और वाई आर मेटल विच आर जनरली हाईली रिएक्टिव विद एयर हैंस स्टोर्ड इन कैरोसिन। तो यहाँ पर एक्स और वाई क्या हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अति अभिक्रियाशील हैं। एक्स और वाई ऐसे तत्व हैं तो इनको हम कैरोसिन के तेल में भंडारित करते हैं। और एक्स और वाई यहाँ पर कौन है, तो सीधी सी बात हो रही है यहाँ पर सोडियम और पोटाशियम की, क्योंकि कैरोसिन के तेल में रख रहे हैं। तो यहाँ पर मेटल की बात हो रही है तो सोडियम और पोटाशियम, मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 जो हमारा 21 जनवरी 2022 में बना। फिर से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला क्वेश्चन है। एक मेटल पी है जो डिस्प्लेस कर देता है मेटल क्यू को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में से। ठीक है, क्यू को डिस्प्लेस कर देता है सॉल्ट के सॉल्यूशन में से। इट मीन्स पी ज़्यादा रिएक्टिव होगा, सिंगल मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा सॉल्यूशन में पड़े मेटल से, तभी तो वो उसको डिस्प्लेस कर पा रहा है, तभी तो वो उसको विस्थापित कर पा रहा है। तो मुझे क्लियर हो गया पी जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है क्यू से। बट ये जो पी है ना वो क्यू को तो डिस्प्लेस कर पा रहा है उसके सॉल्यूशन में से, बट नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल आर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। लेकिन ये धातु आर को उसके लवण विलयन से विस्थापित नहीं कर पा रहा। तो आर को क्यों नहीं निकाल पा रहा पी, क्योंकि आर ज़्यादा रिएक्टिव है। ये जो सिंगल मेटल पी है आर के केस में ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो अब मुझे यहाँ से क्लियर हो गया कि आर जो है वो पी से ज़्यादा बड़ा है और P जो है वो Q से ज़्यादा बड़ा है। तो ये पूरा यहाँ पर बन गया। अब क्वेश्चन में पूछा था आइडेंटिफाई द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे कम अभिक्रियाशील मेटल कौन सा होगा। तो यहाँ पर क्लियर हो गया ये Q जो है वो सबसे कम अभिक्रियाशील मेटल होगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। एक और पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने नहीं बोल पाई थी। जो पोटाशियम होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, पोटाशियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और जो प्लेटिनम होता है वो सबसे कम रिएक्टिव मेटल होता है। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इसमें बताइएगा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से क्लियर मैंने आपको की, कहाँ कहाँ पर रिएक्शन हो पाएगी ये मुझको बताना है। तो कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा कमेंट बॉक्स में आपको लिखना होगा। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें। और इसी के साथ ही हमारी इंपॉर्टेंट सीरीज़ जो है इसकी 7th क्लास जो है वो कंप्लीट हुई।